बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं बायो जियो केमिकल साइकिल्स। इसका मतलब ये था कि कुछ केमिकल्स हैं जो लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के अंदर गर्दिश में रहते हैं और इन्हीं के कभी लिविंग से नॉन लिविंग में जाने, कभी नॉन लिविंग से लिविंग में आने और जाने या रिसाइकिल होने को बायो जियो केमिकल साइकिल्स कहते हैं। पहले इनके रिजर्वायर्स आपसे शेयर करते हैं। रिजर्वायर्स यानी ये बायो जियो केमिकल्स, बायो जियो तो नहीं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं, इनसे रिलेटेड दो नुक्ते आपने याद रखना है। पहला नुक्ता ये है ये कहाँ है, दूसरा नुक्ता ये है कि ये किस हालत में। तो हालत या स्टेट की बात करें तो दो हो सकती है, ऑर्गेनिक फॉर्म में भी हो सकते हैं अपने रिजर्वायर में और इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक वाले फौरी यूज़ के काबिल होते हैं, इनऑर्गेनिक वाले पहले ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करके फिर यूज़ किए जाते हैं और कुछ इनऑर्गेनिक हैं जिनको मिनरल्स कहते हैं, वो डायरेक्टली यूज़ होते हैं। तो पहले ये दो इनकी स्टेट्स हो सकती थी। दूसरा ये रिजर्वायर्स हैं। इन रिजर्वायर्स को चार ग्रुपों में तकसीम किया है साइंसदानों ने। आप रिजर्वायर ए भी कह सकते हैं, रिजर्वायर 1 भी कह सकते हैं। ये है बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदारों के जिस्म में भी ये पाए जाते हैं। न सिर्फ जानदारों के जिस्म में बल्कि बॉडीज ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स, जिंदा और मुर्दा, मैं बेजान नहीं कह रहा, जिंदा और बेजान मुर्दा जानदारों के जिस्म में ये पाए जाते हैं और जब ये मर जाते हैं या एक्सक्रीशन होती है तो इनको रिसाइकल करके फौरी तौर पर यूज़ किया जाता है। यानी ये जो रिजर्वायर है केमिकल्स का, ये फौरी इस्तेमाल के काबिल है और सबसे ज़्यादा तेज़ी से यही घूमते फिरते हैं। दूसरा है बी। बी में आएगा फॉसिल्स। फॉसिल्स आपको मालूम है वो जानदार जो मर गए और किसी ऐसी जगह उनकी लाशें चली गई जहाँ पर डिकम्पोजर बैक्टीरिया और फंजाई नहीं थे, लिहाजा ये डिकम्पोज नहीं हो सके और पेट्रीफाइड हालत में या पथराई हुई शक्ल में ये करोड़ों साल पहले से वहाँ मौजूद है। इनके अंदर से कुछ बायो एलिमेंट्स तो गैस और दूसरी शक्ल में निकल के माहौल के लिए दस्तयाब हो गए, लेकिन बहुत सारे अब भी इनके जिस्म के अंदर लॉक हैं। लेकिन इनसे जो केमिकल्स की साइकिलिंग होगी वो बहुत लेट होगी, क्योंकि इनको दोबारा इस्तेमाल में लाने में करोड़ों अरबों साल लगेंगे। यहाँ पहले तो मैक्सिमम 100 साल लगते थे, बल्कि बाज़ केसेस में उससे भी कम। लेकिन ये फॉसिल्स का रिसाइकिल होना बहुत स्लो है। एक रिजर्वायर ये था। तीसरा रिजर्वायर है सॉइल, एयर, वाटर। बहुत सारे रिजर्वायर, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, बायो एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। असल में जो जानदारों और बेजान में चले गए वो बायो एलिमेंट्स हैं। तो मिट्टी में तो है ही ये बहुत सारे। जिस मिट्टी में ये बायो एलिमेंट्स की कसरत हो हम उसको क्या कहते हैं, फर्टाइल सॉइल कहते हैं। इसी तरह हवा में भी है, मसलन ऑक्सीजन हवा में है, नाइट्रोजन हवा में है, कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में कार्बन हवा में है, तो ये तीनों हवा से मिलती हैं। इसी तरह पानी में भी बहुत सारे हलशुदा होते हैं, तो ये भी क्विक हैं। अभी तक हमने 3 रिजर्वायर बताए आपने, इनमें से क्विकेस्ट ये और ये है, बल्कि सबसे क्विकेस्ट ये है। इमीडिएट सॉइल, वाटर एंड एयर से ला के जानदार इस्तेमाल करते हैं। इधर जो लिविंग है इनको तो मरने का इंतज़ार करना पड़ेगा या एक्सक्रीशन का इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर रिसाइकिल। और फॉसिल से रिटर्न बहुत स्लो है। इसके अलावा चौथा जो रिजर्वायर है डी, ये रॉक्स है। रॉक्स, पहाड़ों के अंदर भी बायो एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन इनको रिसाइकिल होने में फॉसिल से भी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि पहाड़ से हम वाकिफ़ हैं, हमें मालूम है एक पहाड़ टूट के रेजर होके ख़त्म होगा तभी इसके अंदर फंसे हुए बायो एलिमेंट्स दस्तयाब होंगे, और इसको ऐसा होने में अरबों साल लगेंगे। क्योंकि पहाड़ कैसे टूटते हैं, वेदरिंग से। वेदरिंग कहते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे दिन को ठीक ठाक गर्मी पड़ी, रात को ठीक ठाक सर्दी पड़ी पहाड़ों के ऊपर, तो ये क्विक चेंज इन टेम्परेचर
ये इनकी तोड़ फोड़ का सबब बनता है। इसी तरह अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस पड़ती है, उसकी वजह से तोड़ फोड़ हो सकती है, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस है। इसी तरह वेदरिंग में एक और चीज़ भी है कि धूप की शिद्दत जब बहुत ज़्यादा हो, उसमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हो, तो आपको ये टूट फूट मिलेगी। ये सारा अमल वेदरिंग कहलाता है। तो वेदरिंग डिपेंडेंट है, एंड वेदरिंग इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। दैट इज व्हाई रिसाइकलिंग ऑफ केमिकल्स फाउंड इन रिजर्वायर 4 इज वेरी मच स्लो। तो हमारे पास 4 रिजर्वायर हैं, उनमें से क्विकेस्ट कौन सा है? सॉइल, एयर और वाटर वाला है। उसके बाद बॉडीज एंड डेड बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग में जो केमिकल हैं वो जल्दी होते हैं। उसके बाद स्लो कौन सा है? फॉसिल। सबसे स्लो कौन सा है? रॉक्स के अंदर है। इसी तरह रॉक्स के अलावा जो समंदर की तह में पाए जाते हैं उनको भी रिसाइकल होने में और ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि समंदर की तह में जो है ये जियोलॉजिकल शिफ्टिंग है, जिसमें रॉक्स टूट फूट करके आखिर में समंदर बन जाती हैं। समंदरों में फीलिंग हो कि वो रॉक्स में तब्दील हो जाते हैं, उनको रिसाइकिल होने में और ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये 4 रिजर्वायर्स आपने अलग से याद रखना है। तो मैंने अभी तक आपको 2 पॉइंट्स बता दिए। एक स्टेट मॉलिक्यूल जो केमिकल जो रिसाइकिल हो रहे हैं वो किस हालत में हैं, तो वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी। फौरी इस्तेमाल के काबिल ऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक थोड़े स्लो होते हैं। दूसरा, इनके रिजर्वायर बताए आपको, ज़खायर बताया कि माहौल में कहाँ कहाँ से ये मिलेंगे। तो 4 ज़खायर थे, इनको याद करना है। अब इसके बाद हम आते हैं नाइट्रोजन साइकिल की तरफ। नाइट्रोजन इन्हीं बायो एलिमेंट्स में से एक है और ये भी रिसाइकिल होता है। पहले बड़े आराम से आप एक इकोसिस्टम को जहन में लाएंगे। ये फर्ज करें एक इकोसिस्टम है, यहाँ पर एक पौधा है। एक इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो, और ये प्रोड्यूसर हैं तो इन्होंने ही रिसाइकलिंग का आगाज़ करना है। इस पौधे को नाइट्रोजन दस्तयाब है हवा से, और हवा में ये N2 की शक्ल में है, ट्रिपल बॉन्ड के जरिए जुड़ी हुई है। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है जो आसानी से इस्तेमाल में नहीं आता है, और प्योर हालत में है, तो पौधा इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। पौधा नाइट्रोजन को तब इस्तेमाल कर सकता है जब ये NO3 की शक्ल में हो। मैंने गलत तो नहीं लिखा फार्मूला? नाइट्रेट NO3 है ना, NO3 की शक्ल में हो। दूसरी शर्त क्या है? ये सॉइल में हो। मैं दोबारा बताता हूँ। नाइट्रोजन अगरचे हवा में बहुत ज़्यादा है, लेकिन 78% है, लेकिन कोई पौधा उस नाइट्रोजन को उसी प्योर फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकता। पौधा नाइट्रोजन को कब इस्तेमाल कर सकता है? जब ये NO3 नाइट्रेट की शक्ल में हो और सॉइल में हो, फिर इस्तेमाल कर सकता है। तो इसका मतलब है इस नाइट्रोजन को यहाँ लाना पड़ेगा, फिर पौधा इस्तेमाल करेगा। और अब इस्तेमाल करके पौधा क्या बनाएगा इससे? तो आप याद रखें, 5 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है ना जानदारों के जिस्म में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स और वाइटामिन्स। इसमें से न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का लाजमी हिस्सा है नाइट्रोजन, इसके बगैर नहीं बन सकते। तो एंजाइम भी इसी में आते हैं सब, यानी एसेंशियल तरीन मॉलिक्यूल का हिस्सा है। अब यहाँ से ये नाइट्रेट वगैरह कैसे इधर आएंगे? तो 3 रास्ते हैं इसके। एक है, सबसे पहले इसको कहेंगे एक्सक्रीशन। पौधे और जानवर सब एक्सक्रीशन करते रहते हैं। इस एक्सक्रीशन में नाइट्रोजनस वेस्ट भी होते हैं। ये नाइट्रोजन, दोबारा सुने बेटा, एक्सक्रीशन प्लस डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का क्या मतलब था? डेड ऑर्गेनिज्म को रिसाइकिल करने का। इन दोनों प्रोसेसेस के नतीजे में पहले बनता है NH4 अमोनिया। इस अमल को कहते हैं अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन जब हो जाएगी, इस अमोनिफिकेशन के बाद बैक्टीरिया के 2 ग्रुप्स इसको नाइट्रेट में तब्दील करेंगे। पहला बैक्टीरिया है नाइट्रोसोमोनास, वो इसको NO2 में तब्दील करेगा। फिर नाइट्रोबैक्टर है दूसरा बैक्टीरिया, वो इस NO2 को NO3 में तब्दील करेगा। इस अमल को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। इसको क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन। तो जरा देखें, तो नाइट्रिफिकेशन में जानदार इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले जानदारों ने एक्सक्रीशन की या उनकी डेड बॉडीज डिकम्पोज हुई, तो क्या बना? अमोनिया। अमोनिया बनने का ये स्टेप क्या कहलाया? अमोनिफिकेशन।
फिर इस अमोनिया को बैक्टीरिया के एक ग्रुप ने नाइट्राइट्स में तब्दील किया, दूसरे ग्रुप ने नाइट्रेट में तब्दील किया। यहाँ अमोनिफिकेशन और नाइट्रेट फॉर्मेशन का जो स्टेप है इसको क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन। और नाइट्रिफिकेशन में ये नाइट्रेट्स दस्तयाब हो गए, अब पौधा इसको इस्तेमाल करेगा। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है? इस हवा में मौजूद नाइट्रोजन को फिक्स किया जाएगा, ये कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। यहां पर थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। फिक्सेशन का सिंपल मतलब ये है कोई भी चीज अनयूजेबल फॉर्म से यूजेबल फॉर्म में तब्दील हो जाए। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या हुआ? ये नाइट्रोजन अनयूजेबल है, इसको जब इसमें कन्वर्ट किया जाएगा तो ये यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगी, तो ये फिक्सेशन हो जाएगी। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन तीन तरह से होती है, तीन तरीकों से होती है। इसका एक तरीका है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल में बैक्टीरिया इन्वॉल्व है और वो बैक्टीरिया मुसलसल इस N2 को NO3 में तब्दील करते रहते हैं। प्रोसेस है पूरा। ये बैक्टीरिया दो तरह के हैं, कुछ सॉइल में फ्री लिविंग फॉर्म में है, कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट में सिम्बायोटिक फॉर्म में है। उनको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। ये कन्वर्ट करेंगे इधर, तो ये हो गई नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय बायोलॉजिकल मीन्स। दूसरा जरिया है इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल ये बहुत लिमिटेड है। इसमें इंसान जो नाइट्रोजन या दूसरी जो खादें बनाने वाली कंपनियां हैं, जैसे पाकिस्तान में बहुत मशहूर है NFC और फौजी फर्टिलाइजर्स, ये कंपनियां केमिकल रिएक्शंस के जरिए इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में तब्दील कर सकती हैं। ये हो गया इंडस्ट्रियल। तीसरा तरीका है एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल में क्या होता है? थंडर स्टॉर्म्स या जो बिजली कड़कती है जब, तो उस बिजली के कड़कने की वजह से भी नाइट्रोजन और हवा में मौजूद वाटर वेपर्स में रिएक्शन हो जाता है और ये फिर उस रिएक्शन के आखिरी एंड के तौर पर NO3 अलग हो जाता है। ये NO3 अब पौधा इस्तेमाल करेगा। तो एक जरिया, दो जरिया, तीन जरिया, चार जराए से नाइट्रेट बना। अब नाइट्रेट बनने के बाद इसको जब पौधा इस्तेमाल करेगा तो इसको कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा? पौधा नाइट्रेट्स को पानी के साथ एब्जॉर्ब करके लीफ तक और दूसरे पार्ट तक पहुंचाया जाएगा, जहां इसको न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का हिस्सा बनाया जाएगा। तो ये एसिमिलेशन होगी। एसिमिलेशन को आप कह सकते हैं इस्तेमाल, यूटिलाइजेशन। ये तो एक तरफ हो गया। अब इस नाइट्रेट का लॉस भी होता है। लॉस के दो बड़े जरिए। एक बैक्टीरिया का एक ग्रुप है जो इसी सॉइल में रहकर, जिस तरह कुछ बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में तब्दील किया था, इसी तरह एक ग्रुप क्या करता है? नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में तब्दील करता है। इन बैक्टीरिया को कहा जाता है डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और ये अमल क्या कहलाता है? डिनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। इस अमल को क्या कहते हैं? डिनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ये लॉस समझा जाएगा इकोसिस्टम के हवाले से, वरना लॉस तो नहीं है, वो वापस अपने रिजर्वायर में चला गया है। और आप देखें ये नाइट्रोजन का मेन रिजर्वायर एयर था, तो यहां से फौरी तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा लॉस क्या होता है? कुछ नाइट्रेट्स washed away by वाटर। कौन सा पानी? दो तरह का पानी वॉश कर सकता है, बारिश का पानी भी और इरिगेशन वाटर भी। मसलन इस कद्दू की ज़मीन पर एक नज़र डालें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, स्लोपी है ये ज़मीन। मसलन पब्लिक स्कूल से लेकर नीचे दरिया सिंध तक आप चले जाएं, स्लोपी है, काश्तकारी सारी वहाँ होती है। तो इस सारी ज़मीन में नाइट्रेट्स वाफिर हैं। लेकिन जब बारिश होती है तो पानी इनमें से कुछ को ले जाएगा बहा के, या खेती बाड़ी के लिए जो पानी एग्रीकल्चर इरिगेशन वाटर दिया जाएगा वो भी एब्जॉर्ब करके नीचे ले जाके दरिया में डाल देगा। दरिया तो बहुत नीचे बह रहा है, वो दरिया इस नाइट्रोजन को लेकर समंदर में डाल देगा। तो एक रिजर्वायर से दूसरे रिजर्वायर में शिफ्ट हो गया, लेकिन यहाँ पौधे के काम नहीं आया। तो अब हमें अंदाज़ा हुआ नाइट्रोजन रिसाइकिल भी हो रहा है
और इसके यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होने के ऑप्शन ज़्यादा हैं और इसके यहाँ से ज़ाया होने के चांसेस कम हैं। तो इस तरह बैलेंस रहेगा तो ज़मीन की ज़रखेज़ी भी कायम रहेगी, नाइट्रोजन भी सप्लाई होता रहेगा, वरना मसाइल हो जाएंगे। ठीक हो गया बेटा? तो ये था नाइट्रोजन साइकिल और इस चैप्टर के अहम तरीन टॉपिक्स में से एक है, तो आपने इसको ज़रा अच्छी तरह से याद करना है। ठीक हो गया बेटा?